नमस्कार, मैं हूं नगमा। 5 मई को ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। आज उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। हालांकि अभी से ही केंद्र के साथ उनके नए टकराव की सूरत बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। आरोप यह है कि विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आज ही कोलकाता में कार्यकर्ताओं के घर हमले की खबर आई है, तो तस्वीरें इसकी गवाह हैं। आरोप बीजेपी ने लगाया है कि भाटपाड़ा और बड़नगर में उसके कार्यकर्ताओं पर, उसके नेताओं पर हमले हो रहे हैं। कई ऐसी जगहों से खबरें आई और ममता बनर्जी आज बंगाल की जीत के बाद पहली बार प्रेस के सामने आई, शांति बनाए रखने के लिए कहा और ये भी कहा कि 2024 सबको मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन उनको अपनी चुनौतियों का एहसास है। इन चुनौतियों में कोरोना भी शामिल है। One cannot do everything alone. It's a collective family, and collectively, if we can take a decision, there are so many political parties and so many people they are in a touch also. So I think all together we can fight the battle for 24. It depends on, let us first fight this COVID. Then if the COVID process is over, then we will try to discuss about the other political things. तो कोविड सबसे बड़ी समस्या है। दरअसल कोविड वो मसला है जो सारे मसलों पर हावी है। इस समय पूरे देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कोविड की इस दूसरी लहर को हमारी मेडिकल अव्यवस्था ने और भी ज्यादा जानलेवा बना दिया है। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल में 24 मरीजों की मौत हो गई है। चामराजनगर में इन मरीजों की मौत इसलिए हुई क्योंकि अस्पताल में मैसूर से ऑक्सीजन की सप्लाई वक्त पे नहीं पहुंची। ये अलग बात है कि राज्य सरकारें इसे आसानी से कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। और यही हाल उत्तर प्रदेश के मेरठ में गढ़ रोड पर स्थित न्यूट्रिमा अस्पताल में दिखा, जहां पर 5 मरीजों की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से ये मौतें हुई हैं। उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है, जिसके बाद पुलिस बुलाने की नौबत आई। मेरठ के सीएमओ भी मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन ये नहीं मानते कि मौतें इस वजह से हुई हैं। उनके मुताबिक ये जांच का विषय है। दिल्ली में बीते कई दिनों से खबर आ रही है कि फलां अस्पताल में ऑक्सीजन 1 घंटे या 2 घंटे के लिए बची हुई है। अलग अलग दिन ऐसी खबर आती रहती है। आज भी एक अस्पताल से ये खबर आई। ये सब हालात देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिदायत दी है कि आज रात तक दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए। उधर दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के साथ अस्पताल बनाने के लिए सेना की मदद जरूरी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की इमरजेंसी का हाल अगर देखना है तो बवाना में ऑक्सीजन प्लांट चले जाइए, जहां पर ऑक्सीजन के लिए लोग 2-3 दिन तक लाइन में रहते हैं, तब जाकर उनका नंबर आता है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने वहां जाकर जमीनी हालात का जायजा लिया। ये ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन नहीं बल्कि सांसों का संघर्ष है। मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना के पूट खुर्द गांव में हूं, ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के बाहर हूं और ये देखिए एक लंबी कतार है, सिलेंडर लगे हुए लाइन में और सिलेंडर भरवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो बता रहे हैं वो बहुत ही कष्टकारी है। सुनकर कि कष्ट होगा वो ये है कि लोग कल से, आज शाम हो चुकी है, लोग कल से ही सुबह से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और फिर भी उनका ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भर पा रहा। ये देखिए लाइन कितनी लंबी है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना में मैं हूँ, पुटखुर्द गांव है। आप बताइए आपका क्या नाम है और आपका कौन एडमिट है, किसके लिए आप यहाँ पर ऑक्सीजन लेने आए हैं? सर कैलाश नाम है मेरा, मेरी मदर एडमिट है इस वक्त, होम आइसोलेशन में है वो। अच्छा। वो उनको क्योंकि हॉस्पिटल में कहीं एडमिट नहीं कर रहे, उनको हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं अपना सिलेंडर आप ला सकते हैं तो हम एडमिट कर लेंगे। तो प्राइवेट गाड़ी आती है ना, पीछे के गेट से भर भर के गैस दी जा रही है। हमारा नंबर आता है तो कहा जाता है कि गैस खत्म हो गई है। हम कल सवेरे 10 बजे से खड़ा है। कल सुबह 10 बजे से? 10 बजे से। कितने किलो का सिलेंडर आपका? मेरा है वो मतलब 4.5 फीट का। अच्छा, 4.5 फीट का है।
तो अंदर लगा हुआ है 510 नंबर है। हाँ। अभी भी सर कोई पता नहीं है कब मिले कब ना मिले। होम आइसोलेशन हो चाहे अस्पताल हो, ऑक्सीजन के लिए यही संघर्ष जो है ज़मीन पर चल रहा है। कूट खुर्द बवाना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो ये हालत है ऑक्सीजन प्लांट्स की, और कोविड से डरकर बहुत ज्यादा लोग स्कैन भी करा रहे हैं, अगर डॉक्टर सलाह दे रहे हो या ना दे रहे हो। तो इसके बारे में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का ये कहना है कि अगर आप माइल्ड कोविड के सिम्टम्स हैं आपको और आप घर पर हैं तो सीटी स्कैन से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ पैचेस दिखेंगे लेकिन नुकसान ज्यादा होगा। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक एक सीटी स्कैन 300 से 400 चेस्ट एक्सरे के बराबर होता है और बार बार कराने से इसमें कैंसर तक का खतरा बनता है। माइल्ड कोविड में चेस्ट एक्सरे ही कराएं, सीटी स्कैन नहीं। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में सीटी स्कैन कराएं। उनका यह भी कहना है कि माइल्ड कोविड में स्टेरॉइड की जरूरत नहीं, मॉडरेट कोविड में ही स्टेरॉइड लें। कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री ने भी कल एक लंबी बैठक की थी। आज मेडिकल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव वो लेकर आए हैं। इनके मुताबिक नीट और पीजी के इम्तिहान कम से कम 4 महीने टाल दिए गए हैं। 100 दिन कोविड ड्यूटी पूरी करने वाले मेडिकल कर्मियों को सरकारी नियुक्तियों में प्राथमिकता मिलेगी। मेडिकल इंटर्न्स को भी कोविड ड्यूटी में लगाया जाएगा। कोविड के हल्के मामलों में एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्रों को टेली कंसल्टेशन और निगरानी के लिए लगाया जा सकता है। 100 दिन कोविड ड्यूटी पूरी करने वाले मेडिकल कर्मियों को विशिष्ट प्रधानमंत्री कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान मिलेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरफ एक आज से 18 साल से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। इससे पहले 1 मई से यहां के निजी अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन जो शुरू हुआ है उसके लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में भी टीकाकरण का इंतजाम किया है। इसके लिए यहां के 77 सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की गई है। इन सभी स्कूलों को करीब के अस्पतालों से अटैच किया गया है। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं और खास मेहमान दिल्ली सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी के एमएलए राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर आशीष चौधरी भी हैं जो एमडी हैं आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। पहले मैं राघव आपसे शुरू करना चाहती हूं। सरकार परेशान है, इंतजाम करते करते हमने देखा है बार बार कि एसओएस अगर अस्पताल से आता है फिर आप लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है और हर दूसरे दिन ही ये खबर अलग अलग अस्पतालों से आ रही है। आज जो कोर्ट ने कहा है केंद्र को भी कि अस्पतालों को, दिल्ली सरकार को दिल्ली में आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करें और आधी रात तक हो जाए, आपको लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, दिल्ली की ऑक्सीजन की जो मांग है, जो डिमांड है, वो 976 मेट्रिक टन है, यानी कि 975-76 मेट्रिक टन। और आज जो दिल्ली की दहलीज पर लाकर केंद्र सरकार के प्रयासों द्वारा छोड़ा जा रहा है वो लगभग 350 मेट्रिक टन है। कभी कभी 375 हो जाता है, कोई बहुत अच्छा दिन होता है तो 400 हो जाता है। तो जहां हमारी मांग 976 है, हमें मिल रहा है केवल 350 या 400 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का। हम 976 की प्यास 400 से नहीं मिटा सकते, कोई भी नहीं मिटा सकता, यह संभव है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जद्दोजहद चल रही है और लगातार बीते 1 हफ्ते से हाईकोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से विचार विमर्श कर रहा है, बहस कर रहा है और लगातार केंद्र सरकार को बड़ी तीखी जुबान में ये कहा जा रहा है कि हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगे अगर आपने दिल्ली को उनका ऑक्सीजन का हिस्सा नहीं दिया। मुझे विश्वास है कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद शायद केंद्र सरकार हम पर थोड़ी दया दृष्टि बनाए, हम हमारे संदर्भ में थोड़ी दरिया दिली दिखाए और दिल्ली वालों को उनका 976 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन का कोटा दे। बस एक चीज और कहूंगा कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से हम एक एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, एक सरकार के तौर पे हम अपने जो बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। इस समय मैं आपको बता दूं दिल्ली में 21,000 बेड हैं, आईसीयू नॉन आईसीयू बेड मिलाकर। हम 15,000 बेड और जोड़ना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार ने पूरी योजना भी बना ली है वो जोड़ने की, लेकिन केजरीवाल सरकार और हम सब के सभी दिल्ली वालों के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि खाली बेड नहीं डालना है, ऑक्सीजन के बेड चाहिए। ये इस बीमारी में ऑक्सीजन
एक ऐसी दवा है जो शायद आपको पुनर्जीवित कर देती है, संजीवनी बूटी का काम करती है। तो जब तक वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, हम बहुत युद्ध स्तर पे जो बेड बढ़ाना चाहते हैं वो भी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो युद्ध स्तर पर दो बातें हैं राघव, ये युद्ध स्तर पर जो बेड बनाने की जरूरत है, और वो जरूरत भी है, बल्कि ये केंद्र की तरफ से भी जरूरत है कि दिल्ली में ऐसे मांग मनीष सिसोदिया ने की भी है कि डीआरडीओ के जैसे अस्पताल बने हैं वैसे और भी अस्पतालों की जरूरत है और सेना को इन्वॉल्व किया जाए। तो क्या रिस्पॉन्स इस पर मिला है? देखिए, हमने माननीय रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भारतीय सेना जो सदैव हर आपदा में भारत देश की और देशवासियों की रक्षा करती है, ये एक युद्ध है, ये एक जंग है, एक लड़ाई है। जैसे हिंदुस्तान की पाकिस्तान से जंग होती है, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान नजर आता है, लेकिन ये जो लड़ाई है ये हम एक अदृश्य वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो वायरस इनविजिबल है, नजर नहीं आता है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है, लगता है कि भारतीय सेना अगर अपना रक्षा मंत्री जी जायजा लें, अगर वो कुछ सहयोग दिल्ली सरकार को दे सके, और दो बिंदुओं पे सहयोग मांगा है। पहली बिंदु, हम जो ये बिस्तर बड़े बनाना चाहते हैं, 15,000 16,000 ऑक्सीजन के बेड बनाना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था बनाने के लिए, स्टाफ के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और पूरे अरेंजमेंट्स करने के लिए अगर जैसे डीआरडीओ की तर्ज पर अगर हमें भी कुछ मदद मिले सेना से तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज, आज जो ऑक्सीजन की मार चल रही है, ये ऑक्सीजन जो दिल्ली को कागजों में आवंटित करी गई है, ये कागजों में भी जो आवंटन हुआ है ये दूर दराज के इलाकों से हुआ है। कोई पश्चिम बंगाल के जिले हैं, कोई उड़ीसा के जिले हैं, कोई दिल्ली के पास के जिले नहीं है। तो आने जाने में, ले जाने में एक काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय सेना अगर इसमें भी कुछ सहयोग हम सबका कर सके तो जाहिर सी बात है ये जंग आसान हो जाएगी। तो हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि रक्षा मंत्री जी हमारी इस मांग को पूरी गंभीरता से लें और भारतीय सेना अगर कुछ सहायता दिल्ली की और दिल्ली वासियों की कर सके तो बहुत अच्छा होगा। हमने मुख्यमंत्री जी ने देश के कई बड़े उद्योगपतियों को भी चिट्ठी लिखी थी, उनसे भी मदद मांगी। देश के हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, तो उद्योगपतियों से मदद मिली दिल्ली सरकार को? देखिए, बिल्कुल मिली है। बहुत लोग सामने आए, बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने आश्वासन दिया, काफी नहीं, लेकिन बड़ी मदद भी करी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जंग है, इसमें 1 2 4 उद्योगपतियों की मदद से ये जंग जीती जाए ऐसा नहीं है। इसमें तो सरकारें, उद्योग जगत और तमाम भारत सरकार का जो पूरी एजेंसियां हैं, तंत्र है, व्यवस्था है, सबको मिलकर इस मानवता पे जो इस कोरोना रूपी राक्षस का प्रहार है उसे झेलना होगा, उससे लड़ना होगा। सेना के मदद की जो मांग अभी की गई है राघव, उसके लिए भी अब थोड़ी देर भी हुई है, ये बात आम लोगों के मन में भी बार बार आ रही थी कि जिस तरह का, जिस पैमाने पर ये युद्ध है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है। केंद्र को भी ये सोचना चाहिए, बल्कि दिल्ली राजधानी में जो अफरा तफरी मची है, आज भी ये स्थिति है। अस्पताल के बेड आप बता रहे हैं, आईसीयू नॉन आईसीयू मिला के 21,000 ज्यादातर मामले हैं जहां पर लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है, और जब जगह मिलती है तो ऑक्सीजन बेड नहीं मिलता, आईसीयू नहीं मिलता। तो ये मदद के लिए भी पहले सोचना चाहिए था कि इस स्तर पे फैल रहा। ये भी 15 दिन हो गए, और जो तैयार किया गया है ब्लूप्रिंट, आप कह रहे हैं कि एक प्लान है, बेड्स बढ़ाए जाएंगे, वो क्या है? डॉक्टर्स की संख्या उतनी है कि अगर ये ऑक्सीजन आता है तो लोग 15,000 बेड बढ़ाए जाएंगे? दोनों पॉइंट पे जवाब दे देता हूं नगमा जी। देखिए, पहली चीज तो यह है कि सेना को बुलाने का जो निर्णय है और जो मांग है, ये कोई बड़ी हल्की फुल्की छोटे मांग नहीं है। ये बड़े गंभीर विचार के बाद, सोच समझ के, हालातों का जायजा लेकर और पूरी तैयारी करने के बाद, जब वो तैयारी में कुछ और लोगों की मदद लेने का, अपनी भारत सेना का मदद लेने का जब हमें एक एहसास हुआ, तो हमने सोच समझ के ये चिट्ठी लिखी है। कोई ऐसा हाफ बेक्ड आइडिया नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल मान रही हूं आपकी बात पर। मैं वही कह रही हूं कि गंभीरता इतनी ज्यादा है इसकी, और ये बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है। 2 हफ्ते तो लॉकडाउन के ही हो गए दिल्ली में भी। मैं सहमत हूं, और जब हमने सारे प्रयास करके देखे और लगा कि शायद अब थोड़ी मदद भारतीय सेना से मिले तो शायद चीजें और बेहतर होंगी, तो इसलिए ये मांग केजरीवाल सरकार ने रखी है रक्षा मंत्री जी के सामने। जो दूसरी चीज आपने बोली कि इतने बड़े स्तर पे हमने 21,000 बेड बना लिए, अब हम 15,000 और ऑक्सीजन बेड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सारा इंतजाम बना रहे हैं, तो ये मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल का जवाब हर व्यक्ति ढूंढ रहा है। एक चीज जो हमने इजाद करी है वो ये है कि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं। बच्चे डॉक्टर बनने के लिए सालों साल पढ़ाई करते हैं, कई साल के लिए, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के और अन्य सालों के। हमने उन स्टूडेंट्स को रोप इन किया है। बहुत लोग जो रिटायरमेंट की कागार पे थे या रिटायर हो गए थे, उनको एक्सटेंशन दी है, और जो लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के हैं, उनको प्रिलिमिनरी जॉब दिया है। जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर है, उनको थोड़ा गंभीर काम उनको आवंटित किया है।
तो पूरी मैन पावर, जितनी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी की ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी मानव संसाधन इस क्षेत्र में हैं, उन सबको साथ जोड़कर हमने ये योजना बनाई है। लेकिन अगर इसमें, जैसे आप जानती हैं कि आईटीबीपी का सेंटर जो हमारा राधा स्वामी सत्संग ब्यास है छतरपुर में, वो पूरा आईटीबीपी ने संभाला हुआ है। डीआरडीओ का सेंटर जो है वो भारतीय सेना ने संभाला हुआ है। तो इस विपरीत परिस्थितियों में भी, इस जंग, इस वॉर लाइक सिचुएशन में भी भारतीय सेना को काम करने का जो अनुभव है और उनके पास जो पूरा मसौदा है, मुझे लगता है उससे बहुत फायदा दिल्ली को मिल सकता है, पूरे देश को मिल सकता है। इसीलिए भारतीय सेना जो सदैव देश की प्रभुता अखंडता की रक्षा करती है, आज दिल्ली वालों की रक्षा करने के लिए उनको हमने रिक्वेस्ट करी है कि तो अगर अभी इंतजार है आपको इस पर यहाँ जवाब का कि ये कब तक हो पाएगा? हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार भी दिल्ली वालों की उम्मीद है कि चिंता करती होगी। हर बार सातों सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल्ली वालों ने दिए, 2014 में भी, 2019 में भी। उसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी झेली गई। मुझे उम्मीद है कि ऑक्सीजन की कमी जल्द ही दूर होगी। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री जी बहुत सकारात्मक तौर पे, मैं उम्मीद करता हूं, हमारी इस मांग को लेंगे और जरूर कोई अच्छा फैसला इस दिशा में लेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जितने भी बड़े मंत्री हैं भारत सरकार के या सांसद हैं, बड़े नेता हैं, वो सब भी दिल्ली में रहते हैं। भगवान ना करे अगर उनमें से भी किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो हम में से ही किसी के अस्पताल, दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में उन्हें जाना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था वो करेंगे तो सबके लिए भलाई है, पूरी दिल्ली की पूरी आबादी के लिए भलाई है। और राघव, एक बात कि जिस धीरे धीरे ये स्थिति और बिगड़ती चली गई, शुरुआत में भी ये जो म्यूटेंट वायरस का म्यूटेंट है ये बहुत तेजी से फैला, और उसके बाद जो ये लॉकडाउन रहा, हफ्ता मतलब तमाम चीजें जो एक तरह से बंद हैं, स्थिति कितनी संभल पाई है, क्या आकलन है आप लोगों का? क्योंकि अभी भी अस्पतालों में, डॉक्टर आशीष मैं आऊंगी आपके पास, राघव को जल्दी इसके बाद एक अहम मीटिंग में भी जाना है, इसलिए इनसे पहले सवाल कर रही हूं कि क्या स्थिति कितनी सुधरी है? अभी भी हम लोग हर दूसरे दिन एक SOS अस्पताल से देखते हैं कि चंद घंटे की ऑक्सीजन बची है, फिर ऑक्सीजन वहां पहुंचाई जाती है। तो इसी तरह का अरेंजमेंट चल रहा है? कोई खास सुधार बेड्स, अस्पताल, और दूसरे की होर्डिंग्स भी बहुत हो रही है एसेंशियल दवाओं की, वो भी दिल्ली में एक संकट बना हुआ है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि कोरोना की जिस गति पे फैल रहा था, क्या उस गति पे थोड़ी सी लगाम लगी है क्या या नहीं लगी है? वो मेरा मानना है कि लगी है। जहां हमारा संक्रमण का दर, पॉजिटिविटी रेट 35-36% पे पहुंच गया था, वो धीरे धीरे घटता 34, 32, 31 और कल 27% के आसपास आ गया। तो एक ट्रेंड अगर देखें तो नीचे की तरफ है, और इसको मैं एक उम्मीद की किरण के तौर पे देखता हूं। बिल्कुल। जहां तक बात है अस्पतालों की व्यवस्था की, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और मैं कबूलता हूं आपके चैनल पर कि सारा तंत्र, प्राइवेट सेक्टर का भी, सरकारी सेक्टर का भी, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो ओवरवेल्म हो गया है। यानी कि उस पर बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है। हमारे डॉक्टर 18, 20 घंटे पीपी किट पहन के बिना टॉयलेट गए, बिना पानी पिए, खाना खाए काम कर रहे हैं। व्यवस्था एकदम मैं कहूं अपनी सीमा तक पहुंच गई है। लेकिन अभी इस प्रेशर में भी हम अपने 21,000 बेड्स और अपने एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टाफ से गाड़ी को आगे चला रहे हैं। लेकिन ये गाड़ी बहुत देर तक अगर इसी गति पे केसेस बढ़ते रहे तो चलने में शायद परेशानी आए। इसीलिए मैं इसको कबूलता हूं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरा प्लान बनाया है, जो रचना करी है, वो ये करी है कि हम बेड्स की संख्या को बढ़ाएं, मेडिकल स्टाफ को बढ़ाएं। और बढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊं, हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई कर ली हैं। उदाहरण के तौर पे LNJP अस्पताल, जो दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, जहां लगभग 1700-1800 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है जी, उसी अस्पताल के साथ में रामलीला मैदान है, जहां से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, जहां से हमारी पार्टी का जन्म हुआ। उस रामलीला मैदान के अंदर हमें कई 100 ICU बेड की व्यवस्था बना रहे हैं। इस समय वहां बेड लग रहे हैं। एक चीज की कमी है, और नगमा जी, वो है ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन आ जाएगी, इस प्रकार की कई सारी मेकशिफ्ट फैसिलिटीज, टेम्पररी फैसिलिटी, टेम्पररी ICU, टेम्पररी ऑक्सीजन बेड केजरीवाल सरकार दिल्ली भर में लगा देगी। तो ये अभी स्थिति है। अब तो बल्कि जो आप सेना की बात करें, उम्मीद करते हैं कि जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो पाए और आप लोगों को जवाब मिले। अब तो डॉक्टर एंटनी फाउची, दुनिया के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि भारत में जो अभी स्थिति है वो यही कि चीजों को बंद करके, लेकिन बंद करने के साथ साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए जिसमें सेना की मदद लेनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं, और आज जो कोर्ट ने कहा है राघव, उसके बाद आज रात में ये समय दिया गया है कि आधी रात तक आप ये दिल्ली की जो सप्लाई, जितनी डिमांड है उसको पूरी करें। तो इसके ऊपर कुछ
कार्रवाई होती? कुछ खबर आई है कि इसके ऊपर कुछ गतिविधियां बढ़ी हैं, तेजी आई है कुछ? देखिए, अभी तो कोई ऐसी खबर ना इसके पक्ष में ना विपक्ष में आई है, लेकिन दो तीन मुख्य चीजें जो इस हाईकोर्ट की पिछले रोजाना जो बहस चल रही है उससे निकल कर आई है, वो ये है कि पहली चीज हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो दिल्ली राज्य है ये एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है। यहां पर कोई स्टील बनाने का प्लांट नहीं है, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रियां नहीं है, तो यहां पर ऑक्सीजन की जब कोई उत्पादन नहीं है तो अन्य राज्यों से ऑक्सीजन लाने की और इनको देने की व्यवस्था केंद्र सरकार की। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है तो यहां पर ऑक्सीजन जिन क्रायोजेनिक टैंकर्स में ले जाई जाती है, जिसे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं, वो भी दिल्ली में मौजूद नहीं है, तो केंद्र सरकार वो टैंकर्स भी मुहैया कराए। इन दो पॉइंट पर खास तौर पे केंद्र सरकार को लगातार हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं इस पे कोई राजनीतिक या कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार अब जो पिछले 10-12 दिन में आवंटन करके हमें नहीं दे पाई ऑक्सीजन, उम्मीद है कि आने वाले समय में दे देगी, दिल्ली वालों के हित में दे देगी। ठीक है, धन्यवाद राघव, आपका अहम मीटिंग में आपको जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आशीष चौधरी, आपने सुना राघव चड्ढा को। अस्पतालों की हालत अभी भी यही है कि एक के बाद एक SOS होता है और उसके बाद वहां ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। स्थिति इस समय क्या है आपके अस्पताल में? आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, क्या बैकअप प्लान है? आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? बेसिकली इस टाइम पे बात करें तो 250 से ज्यादा पेशेंट यहाँ कोविड के एडमिटेड हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और डेली बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 मेट्रिक टन का रिक्वायरमेंट हमारा है, जो गवर्नमेंट ने अपने उसमें नोटिफिकेशन में भी दिया। बट बिकॉज जैसे राघव जी ने बताया कि पीछे से ही सप्लाई नहीं है, तो हमें भी उसका 30 to 40% ही डेली बेसिस में मिलता है, और उसकी सप्लाई की रेगुलरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हर थोड़े घंटों बाद हमें वापस अपने नोडल ऑफिसर को अप्रोच करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, अथॉरिटीज को SOS कॉल करना पड़ता है, और तब जाके हमारे पास थोड़ा बहुत क्वांटम आता है। बट कभी भी पूरा जो दिन का पूरा रिक्वायरमेंट है वो एक बारी में हमें मुहैया नहीं कराया जाता। डॉक्टर आशीष, आप हम लोग जो अपने आसपास देख रहे हैं और तजुर्बे जो आसपास हो रहे हैं उसके आधार पे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बहुत सारे परिचित जानने वाले लोग जो अस्पतालों में हैं, ये खबर आती है कि अस्पताल बार बार जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनके परिजनों को कहते हैं कि आप अपना ऑक्सीजन का इंतजाम करिए, और ये हो रहा है कि वो लोग जाते हैं, एक सिलेंडर भरवा के लाते हैं, कोई एक आदमी खड़ा होता है, तो जब वो अस्पताल में मरीज भर्ती है तो ये अस्पतालों का भी दायित्व है, वो अस्पताल में किस लिए? फिर वो मरीज के जो परिजन है वो भटकते रहते हैं, ऐसे में जो कालाबाजारी भी है वो भी है, होर्डिंग भी है कि कतार लगी हुई, हमने अपनी रिपोर्ट भी अभी दिखाई कि किस तरह से लोग जाके प्लांट्स पे खड़े हैं। तो ये भी हो रहा है काफी अस्पतालों में कि पेशेंट एडमिटेड है, पर ये जिम्मेदारी जो है वो परिजनों की है कि वो ऑक्सीजन लाएं, उनके ऊपर लगातार ये दबाव बना रहता है। देखिए, हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है उनकी सारी ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, मेडिसिन देना, वो सब हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है। बट जिस तरीके की क्राइसिस आजकल चल रही है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं, हम उनको अपना करंट स्टेटस बताते हैं कि कितना ऑक्सीजन सप्लाई है। आजकल इनफैक्ट हर पेशेंट खुद पूछता है कि क्या आपके पास एडिक्वेट ऑक्सीजन है ICU की फैसिलिटी के लिए और वार्ड की फैसिलिटी के लिए। जो भी हमारी बैकअप प्लान होता है हम उनको शेयर करते हैं। अब पेशेंट अपनी तरफ से भी बोलता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो हम अपने पेशेंट के लिए ऑक्सीजन ले आते हैं, बट हम उस प्रैक्टिस को डिस्करेज करते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि एज ए हॉस्पिटल हम सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अपने आप पूरी करें। बिकॉज आप अपने अस्पताल की बात कर रहे हैं कि जाहिर है कि यहाँ पे ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे अस्पतालों में है, बहुत सारे केसेस हैं, लोग ये बताएंगे आके, अगर बोलने वाले भी लोग बोल ही रहे हैं कि ये दबाव जो है वो लगातार बना हुआ। पर सही है, आप लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट है। तो ये जो अभी हस्तक्षेप कुछ हुए हैं उसके बाद पिछले अगर हम 2 हफ्तों से ये देख रहे हैं, कुछ बेहतर स्थिति हुई है ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में? कहीं पर रेगुलरिटी तो कहीं देखने को नहीं मिला, पेपर वर्क तो बहुत हुआ है, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट पूरे दिन का है वो मुझे नहीं लगता लास्ट 2 हफ्ते में एक भी ऐसा दिन गया है जिस दिन हम चैन की नींद सो पाए हों। हर रात को 1 बजे 5 बजे सुबह हमें SOS करना पड़ता है, और हर बार पता करना पड़ता है कितने घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। अब इस चीज की वजह से एवरी डे ये सीन हो जाता है। घंटे की ऑक्सीजन बची है इसकी जानकारी आपको अधिकारियों को भी देनी पड़ती है, अस्पताल देते हैं? वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट करते हैं, और कितना मीटर में हमारा लिक्विड ऑक्सीजन बचा है, कितने सिलेंडर्स बचा है, वो हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं अपने नोडल अथॉरिटीज को।
और यहाँ पे दवाओं की भी काफ़ी बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि मरीज चले जाते हैं अस्पतालों में, लेकिन दवाएं भी लाना उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। और जो आम दवाएं हैं अमूमन वो भी इस समय दिल्ली में नहीं मिल रही हैं। चाहे वो फेविड फ्लू की ही बात हो, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, पर लोग एक दूसरे की मदद से कहीं से सोर्स करके, या वो रेमडेसिविर हो, इन दवाओं को ला रहे हैं कहीं कहीं से। तो ये संकट पिछले इसमें दिक्कत आया था शुरू के पहले हफ्ते में, बट पिछले कुछ दिनों से इसकी सप्लाई रेगुलर हमने अरेंज करी है। हर पेशेंट को जिसको रेमडेसिविर चाहिए या उससे भी कॉस्टली इंजेक्शन है या जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, वो सारे हमने स्टॉक करके रखे हैं। इनफ कि कोई भी एक पेशेंट को हॉस्पिटल दे रहा है, पेशेंट से नहीं मंगवाया जाता। अच्छा, तो ये आपका अस्पताल ये बहुत अच्छा काम किया कि ज्यादातर अस्पतालों में ये सुविधा अभी नहीं है। लोग अस्पताल चले जाते हैं, पर चाहे वो दवा हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वो उन्हें खुद ही इकट्ठा करना पड़ रहा है। ये बताइए कि जो इनफ्लो है पेशेंट्स का, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते इस हफ्ते देखा, उसमें अब ये जो रेट है संक्रमण का दर, उसमें हल्की फुल्की कमी दिखाई दी है। तो कुछ डिक्रीजिंग ट्रेंड है क्या डॉक्टर चौधरी? पिछले हफ्ते में आप कहें कि इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके फ्लो में तो कोई कमी नहीं है। वही मॉडरेट टू सीवियर केसेस उसी स्पीड से अभी तक आ रहे हैं। और आज भी अभी जिससे बात कर रहे हैं तो सारी इमरजेंसी में, ट्रायज में, ऑब्जर्वेशन हर जगह पे बेड्स कंप्लीटली फुल हैं और ऊपर वार्ड भी फुल है। सो उसके अंदर तो कोई कमी नजर नहीं आई है। हाँ, आंकड़ों में देखें तो थोड़ा बहुत डिप आना शुरू हुआ है। अब लॉकडाउन का असर दूसरे और तीसरे हफ्ते में अक्सर नजर आता है, तो आई थिंक हमें और 5-6 दिन इंतजार करना पड़ेगा ताकि ये देखें कि हॉस्पिटल के फुटफॉल में भी कुछ प्रैक्टिकली विजिबली कुछ नजर आए डिफरेंस। आपके यहाँ भी अभी सब कुछ जो है वो फुल है, और ये डिस्चार्ज रेट, पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, जा रहे हैं, कितने दिन तक आमतौर पे रह रहे हैं अस्पतालों में? आमतौर पे जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जो एडमिट होते हैं वो 6 से 7 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो सीवियर केसेस हैं जिनको आईसीयू का रिक्वायरमेंट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 हफ्ते के अप्रोक्सीमेटली हॉस्पिटल में रहते हैं। और जो बहुत क्रिटिकल होते हैं उन पेशेंट्स के लिए तो डे 1 से ही आईसीयू रिक्वायरमेंट होता है। अब आईसीयू पेशेंट्स के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल, बिकॉज आईसीयू बेड्स बहुत लिमिटेड होते हैं। जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन और घर की सारी ट्रीटमेंट करके आते हैं। जब वहां पर कुछ सुधार नहीं नजर आता तब वो हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं। तो इसलिए जो पेशेंट आता है वो बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन की डिमांड करता है। एज ए रिजल्ट जो हॉस्पिटल में एंटर कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है और उसकी केयर भी ऑलमोस्ट आईसीयू की जैसी पड़ती है। बट क्योंकि सारे आईसीयू पेशेंट्स एडमिट नहीं हो पाते हैं तो उनको हाई फ्लो पे हमें वार्ड्स में, इमरजेंसी में, हर तरीके के पॉसिबल स्पेस में उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। जी हाँ डॉक्टर चौधरी, ज़्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे हैं लंग में पैचेस और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, पल्मोनरी समस्या बहुत देखी जा रही है। डॉक्टर गुलेरिया हमारे चैनल पर ये बताकर गए हैं कि इसमें लोग सीटी स्कैन बहुत ज़्यादा करा रहे हैं और ये काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो एक्सरे कराना चाहिए जब तक कि आपकी डॉक्टर जो है वो सलाह ना दे कि आप इसका सीटी कराएं। अब ये जो लंग इन्फेक्शन के साथ ज़्यादातर जो एडमिट होते हैं वो लंग इन्फेक्शन के साथ ही एडमिट हो रहे हैं लोग, तो ये जो पल्मोनरी एलिमेंट है इस दफ़ा वो बहुत ज़्यादा है। आप क्या देखा है आप लोगों ने जो इन्फेक्शन इस बार का रहा है पिछली बार के मुकाबले? इस बार हमने देखा है कि चेस्ट के सिम्टम्स काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं और इस बार लोग अवेयर भी हैं। बहुत सारे पेशेंट्स तो अपना सीटी स्कोर करा के ही आते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इसी वजह से, क्योंकि उसमें स्कोर ज्यादा आता है मॉडरेट टू सीवियर, तो इस डर के मारे वो हॉस्पिटल आ जाते हैं, जबकि उनकी सैचुरेशन ऑक्सीजन बहुत बेटर होती है, 92-94 आ रही होती है, बट सीटी स्कोर की वजह से वो पैनिक हो जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आते हैं। तो अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो सीटी स्कोर से पैनिक नहीं होना चाहिए? हाँ, ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो क्लिनिकल पैरामीटर्स जो हैं उनको ज्यादा मॉनिटर करना चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट जो माइल्ड टू मॉडरेट या अर्ली मॉडरेट सिचुएशन में है, हम चाहते हैं कि उनको हम होम केयर देके, टेलीकंसल्ट करके ऑन अ डेली बेसिस घर पे मैनेज करें तो ज्यादा बेटर है। और कहीं भी कोई वार्निंग सिग्नल्स आते हैं, कोई डेंजर साइन आते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ हम उनको एडमिशन के लिए एडवाइस करते हैं। पर ये टेलीकंसल्टेशन जो जैसे आपके अस्पताल में ये हो पा रहा है लोगों को आसानी से, क्योंकि ऐसे नंबर्स डॉक्टर चौधरी बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे फॉरवर्ड्स भी लोगों के पास आते हैं तमाम तरह की मदद के लिए, लेकिन जिस समय जिसके पास संकट और इमरजेंसी होती है ज़्यादातर ये वर्क नहीं करते और ज़्यादा मदद नहीं मिल पाती है। हमने कई केसेस में देखा है जहां पर टेलीकंसल्ट करते करते डॉक्टर ने, एक सीनियर कंसल्टेंट ने टेलीकंसल्ट किया और पेशेंट की कंडीशन देख के
उसने अंदाजा लगाया कि पेशेंट वर्सन हो गया है, पिछले 2 दिन पहले बहुत अच्छा था, आज इसकी हालत ठीक नहीं है, तो तुरंत उसको एडमिशन के लिए एडवाइस किया। और जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया तो विद इन 1 से 2 घंटे में उनको आईसीयू की केयर जरूरत पड़ी। तो अगर वो घर बैठे रह जाते और टेली कंसल्ट नहीं कराते तो कहीं ना कहीं पेशेंट की केयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता। तो आप कह रहे हैं टेली कंसल्टेशन हो रहा है और इससे आसानी हो रही है लोगों को। तो बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर चौधरी से बात करने के लिए, समझाने के लिए कि समय स्थिति क्या है अस्पतालों में भी। अस्पतालों के सामने भी संकट है, ऑक्सीजन का संकट है, आईसीयू बेड्स का संकट है। जैसा राघव चड्ढा बताकर गए कि एक प्लान बनाया है आम आदमी पार्टी ने, 15,000 संख्या बढ़ाने की योजना है, लेकिन अभी इसके लिए जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए कम से कम ऑक्सीजन की, क्योंकि ये बेड्स अगर होंगे तो जिनके पास डॉक्टर है और न ऑक्सीजन, तो उस बेड का होगा क्या। तो ये जो बेड है इनके लिए ऑक्सीजन मिले और डॉक्टर्स हो, तब 15,000 क्षमता की जो बेड्स की क्षमता को बढ़ाने की बात है, और तब जाकर दिल्ली में जिस तरह से अभी मामले हैं वो शायद उससे निपटा जा सकेगा और सब इलाज मिल सकेगा लोगों को। फिलहाल जो है वो 21,000 आईसीयू और नॉन आईसीयू मिलाकर 21,000 बेड हैं, और उसमें से ज्यादातर लोग अब जिन्हें बेड चाहिए वो बेड जो है वो रहते नहीं है, लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अस्पतालों का यही इस समय संकट है बहुत बड़ा। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश और हिदायतों के बाद ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली की बढ़ पाती है या नहीं, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। 350 के करीब मिल रहा है इसे, लेकिन 900 के से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो ये कब पूरी होगी। प्राइम टाइम में इसमें हम एक ब्रेक ले रहे हैं। कोविड की नई लहर में महाराष्ट्र के 519 रेजिडेंट डॉक्टर कोविड से संक्रमित हुए हैं। सिर्फ मुंबई से 203 जूनियर डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हुए। वहीं महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए भी कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। कोविड मरीजों का इलाज करने में लगे डॉक्टर खुद कोविड की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के 519 रेजिडेंट डॉक्टर्स नई लहर में संक्रमित हुए हैं। इस साल मार्च से अब तक मुंबई के नायर, केईएम, कूपर, सायन, जेजे जैसे सरकारी और बीएमसी अस्पतालों के 203 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हुए हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स मार्ड के मुताबिक इनमें से कई डॉक्टर वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके थे। पुणे में करीब 150 रेजिडेंट डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में आए हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि कोविड, नॉन कोविड ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों का एक ही साथ हॉस्टल में रुकना इनमें संक्रमण बढ़ने का कारण रहा। पिछली बार जहां इसके लिए अलग प्राइवेट होटलों की व्यवस्था थी, उसकी अपेक्षा इस बार कोई आइसोलेशन एवं क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इस बार की लहर से जो मरीज आ रहे हैं वो ज़्यादा गंभीर है। इस बार की लहर में युवा मरीज भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। ऑक्सीजन वेंटिलेटर की काफ़ी कमी है। गंभीर मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जहां पिछली बार एसिम्प्टोमेटिक मरीज ज़्यादा थे, इस बार गंभीर मरीज ज़्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं है, तो हमारे सरकारी अस्पतालों पे दबाव मरीजों का बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा, हमारे अस्पताल में वर्तमान में कोविड, नॉन कोविड दोनों इलाजों की व्यवस्था है, तो उसको मैनेज करने में सीमित निवासी डॉक्टरों की संख्या होने की वजह से काम का दबाव मौजूदा डॉक्टरों पे ज़्यादा है। डॉक्टरों पर दबाव की इन शिकायतों के बीच महाराष्ट्र में तीसरी लहर की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डॉक्टर टीपी लहाने बताते हैं कि बच्चों में बढ़े संक्रमण को देखते हुए बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। The chances of this going down. तीसरी लहर 10 से 18 साल के बच्चों को संक्रमित कर सकती है। हम उसके लिए पीडियाट्रिक वार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। It is what the epidemiologist are saying. महाराष्ट्र में फिलहाल 60,000 के करीब मामले रोजाना आ रहे हैं। मौतें 700 के करीब बनी हुई हैं। डॉक्टर स्टाफ की किल्लत की शिकायतों के बीच बेड जोड़ने की मुहिम रिकॉर्ड स्तर पर जारी है। मुंबई से पूर्वा चिटनिस के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।